नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आईबीपीएस क्लर्क अंग्रेज़ी भाषा के कंपोनेंट की तैयारी कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 100 प्लस ग्रामर रूल्स की सेकंड पार्ट की एक्टिविटी को कवर किया था और वहाँ पर हम लोगों ने 4 से 5 क्वेश्चंस आपके प्रेपोजिशंस के कॉमन एरर्स पे कर लिए थे। वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश कंपोनेंट के अंतर्गत। हम लोग 30 प्लस वीडियोज़ देख चुके, रिकॉर्ड करवा चुके हैं। आपने इन वीडियोज़ के वोकैब सेक्शन को अच्छी तरह से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में नाउन्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, कंजंक्शंस हो गए, इस तरह के टॉपिक्स जो एग्जॉस्टिवली कवर हुए हैं इन वीडियोस में, उससे भी आप अपने ग्रामर के कंपोनेंट को रिवाइज कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में इससे जाके इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। आज प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे फटाफट, जिससे आपके 10 प्रेपोजिशन के रूल्स कवर हो जाएंगे और आपके 10 इंपॉर्टेंट रूल्स आपके एग्ज़ाम के लिए कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ में हम लोग थोड़ा सा वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करेंगे स्टार्टिंग में, तो ये दोनों हमारे प्राइमरी फोकस रहेंगे। हम लोग वोकैब के ऊपर फोकस करेंगे और साथ में हम लोग आपका जो कंपोनेंट है इम्पॉर्टेंट रूल्स का, ग्रामर रूल्स का, उसे प्रैक्टिस सेट के द्वारा कवर करेंगे। यदि कोई भी डाउट आता रहे तो आप उसे बीच बीच में बताते रहिएगा। अब एक चीज़ जो आपने याद रखना है वो ये है कि 20 मिनट दिए जाएंगे आपको आपका अंग्रेज़ी कंपोनेंट करने के लिए और इन 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इन 30 क्वेश्चंस को आपने कम से कम समय में करना है। याद रखिएगा, वोकैब का एक ऐसा मात्र यूनिट होता है जहां पर आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट नहीं लगाएगा, तो वहां पर आप 10 मिनट का जो यहाँ पर आपको कमी मिल रही है टाइम की, उससे आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कहती रहती हूँ कि आपके जो नॉन ग्रामर टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो जितना हो सके आप उन पे अपनी पकड़ बनाइएगा ताकि आप 30 में से जो क्वेश्चंस हैं असली अच्छे वाले, उन्हें पूरी तरह से सॉल्व कर सकें। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। तो अभी आपका फोकस वोकैब हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे प्राइमरी फोकस डालना चाहिए। क्लोज टेस्ट पैसेज को अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लॉजिकल हो पाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से आप क्लोज टेस्ट पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस यूनिट को, और जितना हो सके अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखिएगा इंग्लिश कंपोनेंट में, क्योंकि वहाँ पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। आज का आपका पहला वर्ड है एनिमैडवर्जन। एनिमैडवर्जन, एनिमैडवर्जन का अर्थ होता है जब आप किसी की निंदा कर रहे होते हैं, जब आप उनका आलोचन करते हैं, एक जजमेंटल रिमार्क पास करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसके लिए हम एनिमैडवर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं। एनिमैडवर्जन का अर्थ होता है जब आप एडवर्स क्रिटिसिज्म कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, एक सेंसोरियस रिमार्क पास कर रहे हैं, क्रिटिकल रिमार्क पास कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एनिमैडवर्जन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक क्रिटिकल आप जब रिमार्क पास करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचन करते हैं किसी व्यक्ति का, एक सेंसोरियस रिमार्क पास कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एनिमैडवर्जन शब्द का प्रयोग करेंगे। इस साल आपके एग्ज़ाम में 2-3 एग्ज़ाम में ये शब्द देखा गया है। जैसे कि कल भी कहा था, इस पूरे हफ्ते जो चीज़ हम कर रहे हैं वो ये है कि आपके पेपर में क्या क्या आ सकता है, कहाँ कहाँ पे आपको रिवीजन की आवश्यकता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये शब्द आ रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी शब्द हैं, तो इसीलिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। Right? When Nick was caught cheating, he had to endure an animadversion from the talkative principal. जब उनको पकड़ा गया था चीटिंग करते हुए, तो उनकी बहुत ज़्यादा निंदा हुई, उनका बहुत ज़्यादा आलोचन हुआ, तो एनिमैडवर्जन उनको फेस करना पड़ा। एनिमैडवर्जन का अर्थ क्या हो जाता है? जब आपको निंदा फेस करनी पड़ती है, आलोचन फेस करना पड़ता है, जब सब आपके अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, जब वो आपके ऊपर एक तरह की टिप्पणी बार बार दिए जा रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, या फिर जब आपका आलोचना हो रही है, ठीक है, जब आपकी आलोचना हो रही है, उसके लिए भी हम एनिमैडवर्जन का प्रयोग करते हैं। एंड्योर, एंड्योर शब्द का क्या अर्थ है? एंड्योर शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को सफ़र करते हैं, जब आप किसी चीज़ को सहते हैं। ठीक है, एंड्योर करना पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टाइम्स में, जब आप एक तरह से गम को सहते हैं, जब आप फिर भी चलते रहते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल कोशिश अपनी छोड़ते नहीं हैं, तो एक तरह से
जब आप अपने साहस को बना के रखते हैं, सहन करते हैं, ठीक है, तो एक तरह से जब आप सहन करते हैं, सहन करना, किसी चीज़ को सहन करना, एंड्योर का अर्थ होता है जब आप पेशेंटली सफ़र करते हैं, बियर करते हैं, टॉलरेट करते हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एंड्योर शब्द का प्रयोग करेंगे। जब आप पेशेंटली किसी चीज़ को सफ़र करेंगे, जैसे कि ही एंड्योर्ड 5 years एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, उन्होंने सफ़र किया, उन्होंने सहन किया, उन्होंने सहन किया, राइट। अच्छा, अब एक और शब्द है फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग, जैसा कि शब्द ही कह रहा है, फॉल्ट यानी कि दोष, फाइंडिंग यानी कि निकालना। जब आप किसी को दोष निकालते रहते हैं, फास्टिडियस होते हैं, जब आप नैग करते रहते हैं किसी को, जब आप कार्पिंग करते हैं, ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं, तो उसके लिए हम फॉल्ट फाइंडिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। बार बार जब आप किसी व्यक्ति के दोष अवगुणों को एक तरह से बार बार बताते रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनका आलोचन करते हैं, तो उसके लिए हम फॉल्ट फाइंडिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। पेटी नैगिंग, बार बार आप बोलते हैं। अनरीजनेबल क्रिटिसिज्म है, क्या है? अनरीजनेबल क्रिटिसिज्म है, उसके लिए हम फॉल्ट फाइंडिंग शब्द का प्रयोग करते हैं जब आप उनके प्रति क्रिटिकल होते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल डेली देयर वर अ स्ल्यू यानी कि बहुत सारे ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग कमिटीज़, देयर वर अ स्ल्यू ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग कमिटीज़, ठीक है। तो फॉल्ट फाइंडिंग जो बार बार दोष निकालते रहते हैं। स्ल्यू यानी कि बहुत सारे, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही अधिक संख्या में। स्ल्यू ऑफ रिफॉर्म्स, अनेकता, ठीक है, अधिक संख्या में कोई चीज़ जो होती है, उसके लिए हम स्ल्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में है, बहुत ही ढेर सारा है, ठीक है, जो बहुत ही आपका ढेर सारा है, बहुत सारा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम स्ल्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। लार्ज नंबर, बूट लोड, ऊडल्स भी कहते हैं, शिप लोड, ट्रक लोड, उसके लिए हम स्ल्यू शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम स्ल्यू शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, शिप लोड हो गया, ट्रक लोड हो गया, लार्ज नंबर हो गया। V.S. नाइपॉल हैज़ रिटन अ स्ल्यू ऑफ बुक्स। V.S. नाइपॉल ने कई सारी किताब लिखी हैं। ही हैज़ रिटन अ स्ल्यू ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताब लिखी हैं, अनेक किताब लिखी हैं, अधिक संख्या में उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। बैथेटिक, ठीक है, बैथेटिक शब्द का क्या अर्थ होता है? बैथेटिक शब्द का अर्थ होता है जब आप मेलोड्रामेटिक हो रहे हैं। बैथेटिक का क्या अर्थ होता है? जब आप बहुत ही ज़्यादा भावों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, ठीक है, एक तरह से आप भावपूर्ण हो गए हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं, भावुकतापूर्ण हो गए हैं, ठीक है, भावुकतापूर्ण हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जब आप सेंटिमेंटल हो जाते हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, गशी हो रहे हैं, उसके लिए हम बैथेटिक शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बैथेटिक शब्द का उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि बैथेटिक हम कब यूज़ करते हैं। बैथेटिक शब्द को हम यूज़ करते हैं जब हम कहना चाह रहे हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया है और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से डिसअपॉइंटिंग भी है वो चीज़, क्योंकि सेंटिमेंटल है, ठीक है, सेंटिमेंटल, बहुत ही ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। सोप ओपराज, जो आपके ड्रामा होते हैं, सीरियल्स, आर नोन फॉर देयर पैथेटिक इमोशनलिज्म बिकॉज द कैरेक्टर्स क्राई एंड वेल एंड स्कीम ओवर द सिलियस्ट थिंग्स, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मेलोड्रामेटिक होते हैं। याद है हम लोगों ने हिस्ट्रियोनिक शब्द भी करा था, या आगे आने वाली लेक्चर में आपको ये शब्द मिल जाएगा, हिस्ट्रियोनिक का अर्थ होता है ड्रामेटिक, थिएट्रिकल। ड्रामेटिक हो गया, थेस्पियन हो गया, ठीक है, थिएट्रिकल हो गया, हम इसको थिएट्रिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम बैथेटिक शब्द का प्रयोग करेंगे। सेंटिमेंटल हो रहा है, भावपूर्ण हो रहा है। अच्छा, सोप ओपरा का क्या अर्थ होता है? आपका जो सीरियल हो गया, आपका जो ड्रामा हो गए, नाटक जो आप देखते हैं, सोप ओपराज जो आप देखते हैं, मेलो ड्रामा जो आप देखते हैं, तो टेलीविज़न और रेडियो ड्रामा जो आप सीरियल्स देखते हैं डेली इवेंट्स के ऊपर, जो रोज़ रोज़ आते हैं आपके, जैसे एकता कपूर के सीरियल्स, उनके लिए हम सोप ओपरा शब्द का प्रयोग करते हैं, सोप ओपरा शब्द का प्रयोग करेंगे।
मैशुगनर, मैशुगनर आपका अगला शब्द है। मैशुगनर शब्द का क्या अर्थ होता है? मैशुगनर शब्द का अर्थ होता है एक बावला पर्सन, एक पागल पर्सन, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं। अ फूलिश पर्सन, हम लोगों ने एसिनाइन, या आने वाली वीडियोस में हम एसिनाइन शब्द को देखेंगे। एक गधा पर्सन, एक फूलिश पर्सन, स्टूपिड व्यक्ति, क्रेजी पर्सन, उसके लिए हम मशुगनर शब्द का प्रयोग करेंगे। मशुगनर शब्द का प्रयोग करेंगे। ये स्पेलिंग्स याद रखिएगा। दे कंसिडर्ड द पर्सन टू बी अ मैशुगनर एंड लॉक्ड हिम ड्यूरिंग द इवेंट। उन्हें लगा कि वो व्यक्ति पागल है और इसीलिए उन्होंने उसे बंद कर दिया। मैशुगनर यानी कि पागल व्यक्ति। आपका अगला शब्द है मैशुगनर। मैशुगनर यानी कि पागल व्यक्ति। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पागल है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दिमाग नहीं है, जिसमें अक्ल की कमी है, उसके लिए हम मैशुगनर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, अब फटाफट से आप यहाँ पर 30 से 60 सेकंड्स लीजिए और जल्दी से इस मैच द फॉलोइंग को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आप यहाँ पर ज़्यादा समय मत लीजिएगा, जितना कम से कम समय लेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपको आपकी एक्यूरेसी के बारे में भी पता चल जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होएगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से बताइए यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर सही जवाब होंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या यहाँ पर आपको लगता है कि सही जवाब होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं, एक एक शब्द को देखते हैं। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का क्या अर्थ होता है? देखिए, प्रिकेरियस शब्द का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि गिर सकती है, ऐसी चीज़ जो कि कोलैप्स कर सकती है, ऐसी चीज़ जो कि अनसर्टन है, जो कि डूबियस है। प्रिकेरियस है, डूबियस है, यानी कि आप पूरी तरह से उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, आप पूरी तरह से उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, खतरनाक है, अस्थिर चीज़ है, कभी भी वो चीज़ कोलैप्स कर सकती है, रिस्की है। ठीक है, अनरिलायबल है। क्या है? अनरिलायबल है। अनरिलायबल है यानी कि आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। वो क्या है? वो अनरिलायबल है। बिल्ट ऑन सैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्ट ऑन सैंड। सैंड पे, जो रेत पे बना होता है, वो तो बिल्कुल ही तहस नहस हो जाता है। प्रिकेरियस होता है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है, शेकी होता है, वॉबली होता है, डाइसी होता है। तो ऐसी चीज़ जिस पे आप भरोसा ना कर सके क्योंकि वो खतरनाक है, अस्थिर है। दिस इज़ अ प्रिकेरियस प्रोपोजिशन। ठीक है, या फिर ही मेड अ प्रिकेरियस लिविंग, हम लोग ये काफ़ी बार यूज़ करते हैं। ही मेड अ प्रिकेरियस लिविंग एज अ मॉडल। प्रिकेरियस लिविंग दैट मीन्स कि अस्थिर इनकम थी उनकी, डेली स्टेबल इनकम नहीं थी उनकी। ठीक है, अच्छा, डिफिडेंस। डिफिडेंस शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए, डिफिडेंस शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। ठीक है, सो डिफिडेंस शब्द का क्या अर्थ है? डिफिडेंस शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, शाइनेस होती है आपके अंतर्गत, बैशफुलनेस। यहाँ पर ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये शब्द हम अक्सर बैशफुलनेस को समझते हैं कि इसका कॉन्फिडेंस से रिलेशन है, पर ऐसा नहीं है। बैशफुलनेस है, मॉडेस्ट हैं आप, शाय हैं, ठीक है, संकोच करते रहते हैं, बहुत ही इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि बोलने के लिए हिचकिचाता है क्योंकि उनमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो रिजर्व्ड है, बहुत ही अनअसर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड है, बहुत ही ज़्यादा अनअसर्टिव है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो उसके लिए हम डिफिडेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? डिफिडेंस शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लज्जा करता है, संकोच करता है, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा उनमें आत्म विश्वास की कमी होती है। तो उसके लिए हम डिफिडेंस शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। बीएटिट्यूड। बीएटिट्यूड आपका ये जो शब्द है, यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। और बीएटिट्यूड शब्द का क्या अर्थ होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, बीएटिट्यूड जो शब्द है, इसका ये एक नाउन है। इसका अर्थ हो जाता है एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको आशीर्वाद मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसके लिए भी हम लोग बीएटिट्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके लिए भी हम बीएटिट्यूड जो शब्द है उसका हम प्रयोग करते हैं। बीएटिट्यूड यानी कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। ठीक है, एक ऐसी स्टेट ऑफ एक्सटेसी, एक ऐसी स्टेट ऑफ एक्सटेसी जहाँ पर आपको बहुत आनंद आ रहा है, स्टेट ऑफ एक्सटेसी, स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन,
एग्जॉल्टेशन, एक ऐसी स्टेट ऑफ एग्जॉल्टेशन, एक्सटेसी, एक स्टेट ऑफ ब्लिस, ठीक है, एक स्टेट ऑफ ब्लिस, ब्लिस यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, ब्लेसिडनेस, आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आप आनंद में हैं, जहाँ पर आपको बहुत खुशी हो रही है, तो उसके लिए हम बीएटिट्यूड शब्द का प्रयोग करेंगे। हिंदी में यदि हम इसे कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि परम आनंद, ठीक है, एक तरह का जो आपका परम आनंद होता है, परम आनंद की जो आपकी अवस्था है, परम आनंद की जो आपकी अवस्था है, परम आनंद की जो आपकी अवस्था है, ऐसी अवस्था जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा परम सुख मिल रहा है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है, उसके लिए हम बीएटिट्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। बेनेडिक्शन हो गया, सुप्रीम ब्लेसडनेस हो गया, ग्रेस हो गया। प्लैटिट्यूड, प्लैटिट्यूड का अर्थ होता है मामूली बात, साधारण बात या सामान्य विवरण। ऐसी चीज़ के लिए हम प्लैटिट्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स ऐसी चीज़ जिसके बारे में सबको पता हो कि सर्दियों में जैसे फॉर एग्जांपल स्वेटर पहनना है, तो एक रिमार्क या एक स्टेटमेंट जहाँ पर हम उसको हमेशा यूज़ करते हैं, वो इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ऐसी चीज़ जो कि क्लीशे है, ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि क्लीशे है, ऐसी चीज़ जो कि ट्रूइज़म है, जो कि क्या है, ट्रूइज़म है। कॉमन प्लेस है, क्या है, कॉमन प्लेस है, कॉमन प्लेस है यानी कि हर कोई बोलता है, हर कोई यूज़ करता है। तो ऐसी चीज़, इसके लिए ब्रोमाइड शब्द का भी प्रयोग होता है, ये आपके IBPS क्लर्क एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ब्रोमाइड शब्द। तो ऐसी चीज़ जो साधारण है, आम है, क्लीशे है, ठीक है, स्टेल है, एकदम हैकनेड है, हैकेंड है, ट्राइट है, ब्रोमाइड है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जो सामान्य बात है, प्लैटिट्यूड, ठीक है, शी बिगैन अटरिंग मॉरल प्लैटिट्यूड्स, ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो साधारण है, आम बात है, बहुत ही खास नहीं है, आम बात है, उसके लिए हम प्लैटिट्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। बीजू, इसे बीजू की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। बीजू का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ठीक है, ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा छोटी है, ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटी, बहुत ही ज़्यादा एक स्मॉल चीज़ के लिए हम बीजू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बीजू शब्द जो होता है वो अक्सर आपका प्रयोग किया जाता है स्मॉल कंफर्टेबल चीज़ों के लिए, ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो बीजो जो आपका शब्द है, इसका अर्थ याद रखिएगा, एक बहुत ही स्मॉल और एलिगेंट, जैसे कि कहा जाता है अ बीजू रेजिडेंस is what I want, a बीजू रेजिडेंस, दैट मीन्स छोटा अच्छा घर, अ बीजू रेजिडेंस, ऐसी चीज़ जो स्मॉल है, लिटिल है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है, स्मॉल है, लिटिल है, कॉम्पैक्ट है, स्नग है, कोजी है, कोजी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बीजू शब्द का प्रयोग करते हैं। ये अक्सर घरों के लिए प्रयोग किया जाता है, फ्लैट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी चीज़ जो स्मॉल है लेकिन एलिगेंट है, स्मॉल एंड एलिगेंट, छोटी है लेकिन बहुत खूबसूरत है, ठीक है, तो बीजू शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बाय गॉट, बाय गॉट शब्द का हम प्रयोग करते हैं ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा हठी होता है, सिर्फ अपने ही पक्ष को देखता है, बाकी इनटॉलरेंट होता है, ठीक है। बाय गॉट का अर्थ क्या हो जाता है, बाय गॉट का अर्थ हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे ओपिनियंस की तरफ बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल उनकी तरफ इनटॉलरेंट होता है, उनको नहीं समझता है, प्रेजुडिस्ड है ये व्यक्ति। क्या है ये व्यक्ति, एकदम प्रेजुडिस्ड पर्सन है ये व्यक्ति। क्या है ये व्यक्ति, एकदम प्रेजुडिस्ड पर्सन है ये व्यक्ति, पार्टीजन पर्सन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पार्टीजन पर्सन है ये व्यक्ति। क्या होता है, शॉविनिस्ट होता है, आप एक तरह से कह सकते हैं शॉविनिस्ट व्यक्ति है, उसके लिए हम बाय गॉट शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अपने मत का हठी, अपने मत का जो बहुत हठी रहता है, उसके लिए बाय गॉट शब्द का यूज़ होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हुए एक और सेट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एक और सेट है आपका स्क्वीमिश। स्क्वीमिश ये जो शब्द है, ये स्क्वीमिश शब्द काफ़ी चर्चा में भी था और अक्सर देखा जाता है कि आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स पर्टिकुलरली IBPS के अंतर्गत जो ऐसे शब्द होते हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं वो भी अक्सर आ जाते हैं या उन पे बेस्ड पैसेजेस अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ जो कि आपको एकदम से उल्टी करवाने के लिए उल्टी आपको आ जाती है,
नॉजियस आप फील करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, यू आर फीलिंग वेरी सिक एंड डिस्गस्टेड, जिसकी वजह से आप बहुत सिक और डिस्गस्टेड फील करते हैं, आप नॉजिएटेड फील करते हैं। आप कैसा फील करते हैं? यू फील नॉजिएटेड, आप नॉजिएटेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सिक फील करते हैं, उसके लिए हम स्क्वीमिश शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर शशि थरूर ने ये ट्वीट करा था कि वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ वाली बात होती है, अगर वो मछली बाज़ार में चले जाते हैं उनको बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है। उनको कैसा फील होता है? उनको उल्टी जैसा फील होता है, सिक फील होता है, स्क्वीमिश फील होता है, डिस्गस्टेड फील होता है। तो जब आप बहुत आसानी से सिक और डिस्गस्टेड फील कर रहे हैं, उसके लिए हम स्क्वीमिश शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ईजिली व्हेन यू आर फीलिंग वेरी सिक एंड वेरी डिस्गस्टेड, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड स्क्वीमिश। ठीक है, लैसिट्यूड। नाउ लैसिट्यूड, इसका ये जो शब्द है लैसिट्यूड, लैसिट्यूड का अर्थ होता है जब आप बिल्कुल फटीग्ड हो जाते हैं। लैसिट्यूड का क्या अर्थ होता है? जब आप बिल्कुल फटीग्ड हो गए हैं, जब आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रहे हैं, आप में अंदर एनर्जी बिल्कुल रह नहीं गई है, आप बहुत टायर्ड महसूस कर रहे हैं, थकावट हो रही है, उसके लिए लैसिट्यूड शब्द का प्रयोग होगा। लैसिट्यूड, फाइन। The severe summer heat enveloped them in an overwhelming lassitude. Overwhelming lassitude, overwhelming थकन, या बहुत ही ज़्यादा जब आप exhausted फील करते हैं। exhausted फील करना, fatigued फील करना, तो इसके लिए हम lassitude शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आउटलायर। आउटलायर का क्या अर्थ होता है? आउटलायर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो समाज के बाहर है। ठीक है, आउटसाइडर है, फिट नहीं करता है ट्रेडिशनल ऑर्डर में, ऐसा व्यक्ति जो कि गैर है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि गैर है, ऐसा व्यक्ति जो कि पराया है। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसे पराया भी कह सकते हैं। हम इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे पराया भी कह सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि पराया है, उसके लिए हम आउटलायर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पराया है, गैर है, उसके लिए हम आउटलायर, आउटसाइडर है। द स्कॉलरशिप स्टूडेंट वाज ट्रीटेड एज एन आउटलायर, उसे गैर की तरह ट्रीट करा जा रहा था अब उसके वेल्दी काउंटर पार्ट्स या पियर्स के द्वारा, उसके वेल्दी काउंटर पार्ट्स या पियर के द्वारा उसे एक आउटसाइडर एकदम डिक्लेयर किया जा रहा था। ठीक है, प्रॉमिसिंग आउटलायर्स आउट टू मेक देयर मार्क, ये भी एक हेडलाइन थी। फायर ब्रांड। फायर ब्रांड का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है अपने कॉज को लेकर। ठीक है, बहुत ही जल्दी उत्तेजित होने वाला, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा जल्दी उत्तेजित हो जाता है, बहुत जल्दी उत्तेजित होने वाला, बहुत जल्दी उत्तेजित होने वाला व्यक्ति। ठीक है, एक पर्सन जो कि बहुत पैशनेट होता है, उत्तेजित हो जाता है, एजिटेटर होता है, उसके लिए हम फायर ब्रांड शब्द का प्रयोग करते हैं। दे कॉट द नेशंस अटेंशन एज अ फायर ब्रांड यूथ लीडर। ठीक है, तो फायर ब्रांड जो बहुत पैशनेट होता है, अपने कॉज को लेके बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, उसके लिए हम फायर ब्रांड शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फेकलेस। फेकलेस का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो या तो बहुत लापरवाह है या फिर निर्बल है। ठीक है, तो लापरवाह है या निर्बल है, तो दोनों के लिए हम फेकलेस शब्द का प्रयोग करते हैं। लापरवाह है, बेकार है, ठीक है, या कोई व्यक्ति निर्बल है, उसके लिए भी हम फेकलेस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो फेकलेस शब्द का क्या अर्थ हो जाता है? जब आप एक तो इररिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, जब या तो आप इररिस्पॉन्सिबल हो या फिर आप में स्ट्रेंथ की कमी है, इनिशिएटिव की कमी है। लैकिंग स्ट्रेंथ और लैकिंग इनिशिएटिव, लैकिंग स्ट्रेंथ और लैकिंग इनिशिएटिव। ठीक है, जब आप इनिशिएटिव की आपके अंदर कमी हो, स्ट्रेंथ की आपके अंदर कमी हो, उसके लिए हम फेकलेस शब्द का प्रयोग करते हैं। वर्थलेस हैं आप, इररिस्पॉन्सिबल हैं आप, निर्मल हैं, बेकार हैं, लापरवाह हैं, शक्तिहीन हैं, तो उसके लिए हम फेकलेस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो एक अर्थ हो गया वीक और दूसरा अर्थ हो गया वर्थलेस या इररिस्पॉन्सिबल। दोनों अर्थ याद रखिएगा फेकलेस के, एक हो गया निर्बल और दूसरा हो गया लापरवाह, एक हो गया निर्बल और दूसरा हो गया लापरवाह। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है।
अब इन्वे करना, इनविगल करना, एक्चुअली इनविगल इसको बोला जाता है, इनविगल करना जब आप किसी को फुसलाने की कोशिश करते हैं, जब आप उन्हें परसुएट करने की कोशिश करते हैं, तब हम इनविगल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप एक तरह से उनकी चापलूसी करके उनको परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कजोल, याद है हम लोगों ने कहा था स्वीट टॉक कर रहे हैं, कजोल कर रहे हैं किसी को, आप किसी को कोक्स कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं, या वीडल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? या वीडल कर रहे हैं, किसी को फुसला रहे हैं, मना रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। तो जब आप किसी को परसुएट करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और डिसेप्टिव मैनर में, एक बहुत ही क्लेवर और डिसेप्टिव मैनर में, शी इनविगल्ड हर हस्बैंड टू बाय हर द रिंग बिफोर देयर एनिवर्सरी। तो उन्होंने फुसला दिया, बहला दिया। ठीक है, तो जब आप किसी को फुसला देते हो, मना देते हो, विडल कर देते हो, ठीक है, तो जब आप किसी को कजोल कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो, उनको फुसला रहे हो, और वो भी फ्लैटरी के द्वारा, वो भी कैसे कर रहे हो? फ्लैटरी या डिसेप्शन के द्वारा, गलत तरीकों से, उसके लिए हम इनविगल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। फटाफट से क्विज फॉर द डे सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे जो ग्रामर टॉपिक जो हम लोग कल कर रहे थे वहीं से ही फटाफट से हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आज का क्विज ऑफ द डे देख लेते हैं। ये रहा आपका क्विज ऑफ द डे। फटाफट से 30 से 60 सेकेंड्स लीजिए और इस सिंपल से क्विज को जल्दी से सॉल्व कीजिए ताकि हम इसे डिस्कस कर सके। 30 to 60 सेकेंड्स लीजिए ताकि आप सही तरह से इसके जवाब दे सकें। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं ताकि हमें इसके उत्तर ठीक तरह से पता चल जाए। देखिए, पुसिएंट शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत पावरफुल है, माइटी है, स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हम पुसिएंट शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? हम पुसिएंट शब्द का प्रयोग करेंगे। पुसिएंट शब्द का क्या अर्थ हो जाता है? ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, आप कह सकते हैं, हिंदी में हम उसको तगड़ा कह सकते हैं। माइटी है, स्ट्रॉन्ग है, प्रतिभावान है, प्रतिभावान भी हम कह सकते हैं, है ना। हम इसे ये भी कह सकते हैं प्रतिभावान है कोई व्यक्ति। ठीक है, अच्छा अब आते हैं दूसरे वर्ड पे, इर्रेज़ोल्यूट। ठीक है, इर्रेज़ोल्यूट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इर्रेज़ोल्यूट दैट मीन्स अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चित है। रेज़ोल्यूट यानी कि पक्का, इर्रेज़ोल्यूट का अर्थ हो जाता है अनिश्चित है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अनिश्चित है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसको पता नहीं है कि अभी क्या सही करना है, अनसर्टन है, अनस्टेडी है, वैसिलेटिंग है। वैसिलेटिंग यानी कि अभी भी एक तरह से डोलमोल कर रहे हैं, हम हिंदी में जिसे कहते हैं अनिश्चित है, अनिश्चित हो गए हैं, अनिश्चित हैं। ठीक है, तो उसके लिए इर्रेज़ोल्यूट शब्द का प्रयोग होता है। अनसर्टन है, वैसिलेट कर रहे हैं, अनस्टेडी हो गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर इर्रेज़ोल्यूट शब्द का प्रयोग होगा। इनकोएट, इनचोकेट का क्या अर्थ होता है? इनचोकेट या इनकोहेट का क्या अर्थ होता है? इनकोहेट का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो अभी तक ठीक से बनी नहीं है, कच्ची है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो अभी तक पूरी तरह से बनी नहीं है, ठीक है, ऐसी चीज़ जो अभी तक शुरू की है, ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि अभी बिल्कुल शुरू की है, उसके लिए हम इनकोएट शब्द का प्रयोग करते हैं। जस्ट बिगन रूडिमेंट्री है, इम्परफेक्टली फॉर्म है, रूडिमेंट्री है, अभी अभी बनी है, कच्ची है अभी। ठीक है, तो उसके लिए हम इनकोएट शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम इनकोएट शब्द का प्रयोग करेंगे। इम्प्रिकेशन का अर्थ होता है जब आप किसी की बहुत गंदी निंदा कर रहे हैं, उनको अक्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब आप उनको बहुत ज़्यादा अक्यूज़ करते हैं, ठीक है, जब आप उनकी निंदा करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अक्यूज़ करते हैं, इम्प्रिकेशन करते हैं। स्पोकन कर्स, इम्प्रिकेशन एक तरह का स्पोकन कर्स, ठीक है, आपका एक तरह का जो स्पोकन कर्स है, उसके लिए हम इम्प्रिकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम
इम्प्रिकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं आप एक तरह से शाप दे रहे हैं, अक्यूज़ कर रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, गाली देना बेसिकली, ठीक है। जब आप किसी को गाली देते हैं या जब आप उन पे लानत करते हैं, लानत कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इम्प्रिकेशन शब्द का प्रयोग करेंगे। गुस्सामर हम लोगों ने देखा ही था, गुस्सामर का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा लाइट और डेलिकेट। ये आपकी चीट शीट भी है ताकि आप अच्छी तरह से आंसर्स को देख भी लीजिए। यदि कोई डाउट है, पुशियंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, इरेजोल्यूट यानी कि अस्थिर, इनकोएट यानी कि रूडिमेंट्री, इम्प्रिकेशन यानी कि जब आप लांछन लगा रहे हैं या किसी को लानत दे रहे हैं, ठीक है। गुस्सामर बहुत ही लाइट वेट या डेलिकेट। चलिए फटाफट से अब 10 इंपॉर्टेंट रूल्स को रिवाइज करते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। यहाँ पर आप जल्दी से बताइए आंसर्स ताकि हम उसे डिस्कस कर सकें। ये है आपका पहला सेट, फटाफट से बताइए कि इसमें क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है। चलिए आइए इसे देखते हैं पहले, ठीक है, एक साथ। विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है। विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है। अब देखिए आप प्लीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंट्रस्ट करते हैं, देते हैं, यू इंट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, आप इंट्रस्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर इंट्रस्ट के साथ इंटरेस्टेड मी विद होगा। यू इंट्रस्ट समबडी विद, यू इंट्रस्ट समबडी विद, ठीक है। आप इंट्रस्ट करते हैं समबडी विद समथिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रयोग होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इंटरेस्टेड, इस तरह से हम लिख सकते हैं ही इंटरेस्टेड मी विद सम वर्क, ही इंटरेस्टेड मी विद सम वर्क, ठीक है, ही इंटरेस्टेड मी विद सम वर्क, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और लेकिन इंटरेस्ट समथिंग टू समबडी, इंटरेस्ट समथिंग टू, तो समथिंग टू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इंटरेस्टेड सम वर्क टू मी, ही इंटरेस्टेड सम वर्क टू मी। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका विद आएगा, इन नहीं आएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा, विद आएगा। ध्यान से देखिएगा, हम कह रहे हैं यू इंटरेस्ट समबडी विद समथिंग, you interest somebody with something without considering for a moment he entrusted me with all the important work, उन्होंने मुझे सारा का सारा important work सौंप दिया। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। यहाँ पर 30 सेकेंड से ज़्यादा मत लगाइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब निकालने में, ठीक है। 30 सेकेंड्स लीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ठीक है। फटाफट से बताइए कि क्या लगता है आपको इसका क्या आपका सही जवाब है। चलिए, somebody reported to me that Ridhima had fallen in the well and nobody had tried to save her. Somebody reported to me that Ridhima had fallen in the well and nobody had tried to save her. अच्छा, अब प्लीज़ याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। देखिए आपका होता क्या है, आपका होता है fall into a well, fall into a well, इस तरह से हम लिखते हैं। या हम लिखते हैं फॉल इनटू अ रिवर, फॉल नहीं भी लिख रहे हैं तो आपका इनटू द रिवर होगा, इनटू द रिवर, इनटू सर्टन डिविजन, इनटू द लाइन, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉल इन का अर्थ होता है एक तरह से गिर जाना, ठीक है। द रूफ फेल इन, या फिर द प्राइसेस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। बट अदरवाइज फॉल इनटू इस तरह से हम यूज़ करेंगे। समबडी रिपोर्टेड टू मी दैट रिधिमा हैड फॉलन इनटू, बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनटू आ जाएगा, क्योंकि यू फॉल इनटू अ वेल और यू फॉल इनटू द रिवर, यू फॉल इनटू समथिंग, यू फॉल इनटू सर्टन डिविजन, इस तरह का आपका फ्रेज होता है। हम इन का नहीं इनटू का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, इन का नहीं हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इस तरह के फ्रेजेस होते हैं, यू फॉल इनटू अ रिवर, यू फॉल इनटू अ प्लेस, यू फॉल इनटू अ शैम, इस तरह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, फटाफट से बताइए इस अगले क्वेश्चन का सही अर्थ, ठीक है। ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस अगले क्वेश्चन का सही आपका कॉमन एरर क्या होगा।
The plan was to go for the cinema, but owing to certain hindrances, it failed. प्लान जो था वो था टू गो फॉर द सिनेमा, बट ओइंग टू सर्टन हिंड्रेंसेज इट फेल्ड। ठीक है, अब जल्दी से बताइए क्या सही जवाब होगा। अच्छा, अब याद रखिएगा हम लोग क्या कहते हैं, गो टू द थिएटर, गो टू द सर्कस, गो टू द स्टेशन। गो टू का प्रयोग होता है, यहाँ पर फॉर का प्रयोग गलत है। द प्लान वॉज टू गो टू द सिनेमा, द प्लान वॉज टू गो टू द सिनेमा। ठीक है, यहाँ पर द प्लान वॉज टू गो टू द सिनेमा का प्रयोग होगा, ये आपने याद रखना है। तो प्लान जो था वो था सिनेमा जाने का, द प्लान वॉज टू गो टू द सिनेमा। तो ये याद रखिएगा, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, गो टू द सर्कस, गो टू द स्टेशन, गो टू द एयरपोर्ट। द प्लान वॉज टू गो टू द एयरपोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। चलिए फटाफट से बताइए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसका आंसर बताइए। शी बिकेम एबल टू फ्री हर सेल्फ विद हर डेट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए कि क्या आपको लगता है कि सही जवाब है शी बिकेम एबल टू फ्री हर सेल्फ विद हर डेट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए अब देखिए, अगर मैं दिखती हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ जैसे कि यहाँ पर राधा ट्राइड टू फ्री, राधा ट्राइड टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम ऑल लाइबिलिटीज़, फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज़। राधा ट्राइड टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम, फ्री हर सेल्फ फ्रॉम आएगा। शी बिकेम एबल टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम हर डेट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। फ्रॉम हर डेट्स, वो अपने आप को ऋण से निकाल पाई बाय वर्किंग डे एंड नाइट। फ्रॉम हर डेट्स, फ्रॉम हर डेट्स, किससे, फ्रॉम हर डेट। तो यू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग, आप फ्री करते हैं अपने आप को फ्रॉम समथिंग बच्चे। यू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग। ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लेम्स, ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लेम्स, ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लेम्स, फ्रॉम ऑल द ब्लेम्स, वो फ्री था सारे के सारे दोषों से, फ्रॉम ऑल द ब्लेम्स। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। माई ब्रदर सेड दैट he preferred the white shirt than the black one, which I usually wore. My brother said that he preferred the white shirt. जल्दी बताइए। अब यहाँ पर याद रखिएगा, माई ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द वाइट शर्ट। ठीक है, ही प्रेफर्ड द वाइट शर्ट दैन नहीं, यहाँ पर टू आएगा। ठीक है, यहाँ पर टू आएगा। शी प्रेफर्स मिल्क टू कॉफ़ी,
ही प्रेफर्ड स्टडिंग टू गॉसिपिंग। तो यहाँ पर बच्चे आपने याद रखना है कि यहाँ पर दैन नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा, यहाँ पर दैन नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दैन नहीं आएगा, यहाँ पर उल्टा क्या आएगा, यहाँ पर उल्टा टू का प्रयोग होगा। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा, जब प्रेफर होता है और उसकी दो इन्फिनेटिव्स आते हैं, इन्फिनेटिव्स यानी कि टू आ जाता है, जैसे कि वी प्रेफर टू रीड रादर दैन राइट, जब टू आ रहा है तो रादर दैन आ जाएगा। लेकिन आपके इन केसेस में जब आपका जैसे गेरेंड है, आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, या आपका नाउन टू नाउन फॉर्म है, तो उसमें प्रेफर के साथ हम टू लगाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आपका इन्फिनेटिव है, जैसे कि वी प्रेफर्ड, ये देखिए यहाँ पर वी प्रेफर्ड टू रीड रादर दैन वॉक। ठीक है, रादर दैन वॉक। तो यहाँ पर याद रखिएगा टू रीड है ना, टू इन्फिनेटिव आ गया तो उसमें रादर दैन लग सकता है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ ये जो नाउन का केस है, ठीक है, ये जो जैसे आपका नाउन का केस है या ये आपका गेरेंट का केस है, स्टडिंग टू गॉसिपिंग, वहाँ पर टू ही आएगा। तो यहाँ पर जो आपकी गलती है, यहाँ पर गलती है कि दैन की जगह टू लगेगा। माई ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द वाइट शर्ट टू द ब्लैक वन विच आई यूजुअली वोर। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताइए इसमें क्या गलती है, क्या लगता है आपको इसके अंतर्गत गलती है। He always insists that he prefers to go home to stay anywhere। अब मैंने अभी आपको पहले क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला सेंटेंस देखिए जो मैंने आपको बताया, we preferred to read rather than, we preferred to read rather than write, we prefer to read rather than write और rather than walk। ठीक है, क्योंकि टू आ रहा है, टू आपका क्या हो जाता है, जब टू आ जाता है वो इन्फिनेटिव कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आपका इन्फिनेटिव हो जाता है। जब इन्फिनेटिव आ रहा है तो रादर दैन आएगा। देख रहे हैं आप, इन्फिनेटिव आ रहा है। ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रेफर्स टू गो टू होम, तो इसी वजह से आपने याद रखना है, ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रेफर्स टू गो होम टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। ही प्रेफर्स टू गो होम दैन रादर दैन स्टे एनीवेयर एट नाइट। टू की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू की जगह यहाँ पर रादर दैन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रेफर के साथ यदि इन्फिनेटिव है, प्रेफर के साथ यदि आपका क्या है इन्फिनेटिव, यदि आपको नहीं पता इन्फिनेटिव तो याद रखिएगा ऐसे शब्द जिनके साथ टू आ जाता है, प्रेफर के साथ यदि इन्फिनेटिव आ रहा है तो उसके साथ मैं रादर दैन का प्रयोग करूँगी। ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा वी प्रेफर टू रीड रादर दैन राइट, क्योंकि वहाँ पर टू रीड मेरा इन्फिनेटिव था, तो इन्फिनेटिव के साथ प्रेफर के केस में मैं दैन लिख सकती हूँ, रादर दैन लिख सकती हूँ। लेकिन अदरवाइज नाउन और गेरेंट के केस में मैं प्रेफर के साथ टू ही लिखूँगी। मैं दोबारा से ये रिपीट करती हूँ, प्रेफर जो वर्ड है इसके साथ टू का प्रयोग होगा, लेकिन एक ऐसा केस है जहाँ पर प्रेफर के साथ रादर दैन का प्रयोग होगा और वो है इन्फिनेटिव का केस। और यहाँ पर गलती क्या है, ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रेफर्स टू गो होम रादर दैन स्टे एनीवेयर एट नाइट। ठीक है, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसका फटाफट से अर्थ बताइए क्या इसका सही जवाब है। Glimpses to the religious side of his nature appear in the majority of his plays। जल्दी से बताइए।
अच्छा, अब हमेशा याद रखिएगा आप कैच करते हैं ग्लिम्स ऑफ समबडी, ठीक है। ग्लिम्सेस टू जो है ये गलत हो जाएगा, ग्लिम्सेस ऑफ होता है। ग्लिम्स ऑफ समबडी, आपको एक झलक दिखी किसी की, ग्लिम्सेस ऑफ हो जाता है। ग्लिम्सेस ऑफ, झलक ऑफ, ग्लिम्सेस ऑफ द रिलीजियस साइड ऑफ हिज नेचर अपीयर इन द मेजॉरिटी ऑफ हिज प्लेस। ग्लिम्सेस ऑफ का प्रयोग हो जाता है, तो इसे प्लीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि हम यहाँ पर ग्लिम्सेस ऑफ का प्रयोग करेंगे। शी कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अमिताभ बच्चन, शी कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अमिताभ बच्चन, कैच अ ग्लिम्स ऑफ समबडी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। गलती क्या है, ग्लिम्सेस टू नहीं आएगा, ग्लिम्सेस ऑफ आएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे जल्दी से सॉल्व करके बताइए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब प्लीज़ याद रखिएगा, आपका स्टार्टल्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, अस्टोनिश्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, इसके साथ हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई एम स्टार्टल्ड एट द level of corruption, I'm surprised at the state of affairs, astonished at, amazed at. Hardly had we settled down for the night's rest when we were startled, surprised by the loud noise. अब यहाँ पर ये by जो होता है ना, ये गलत होता है। You are startled at the loud noise being made outside the house. You are startled at, प्लीज़ याद रखिएगा ये रूल है, इसे लिख लीजिएगा क्योंकि ये आवश्यक रूल है। startled हो गया, surprised हो गया, अस्टोनिश्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, इन सब के साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हम एट का प्रयोग करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ पर बाय नहीं होगा। वी वर अमेज्ड बाय हर ब्यूटी हम बोलते हैं, जो गलत है, एट हर ब्यूटी होगा। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पर बाय नहीं एट का प्रयोग होगा। चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन करके बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये बहुत ही आवश्यक है आप लोगों को जानना, जब भी हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब दो से अधिक हो जाती हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम अमंग का प्रयोग करते हैं। देयर अपीयर्स टू बी अ वेरी लिटिल लिएजॉन अमंग द टू विंग्स, अमंग द टू विंग्स, दो विंग्स हैं, दो जब होता है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, दो जब होता है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक है तो फिर हम अमंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि दो से अधिक है, यदि आपका कोई भी चीज़ जो है वो दो से अधिक हो जाती है, यदि वो दो से अधिक हो रही है, फिर हम लोग अमंग शब्द का प्रयोग करेंगे, वरना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम हमेशा बिटवीन का प्रयोग करेंगे। देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल लिएजॉन, अमंग की जगह बिटवीन द टू विंग्स ऑफ द पार्टी, बिटवीन द टू विंग्स ऑफ द पार्टी, ठीक है। चलिए ये आसान था, जल्दी से इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करके दिखाइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा।
चलिए, फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द अक्यूज्ड मैन वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब याद रखिएगा यू आर गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ठीक है, हम क्या कहते हैं, यू आर गिल्टी ऑफ अ क्राइम, आप गिल्टी होते हैं ऑफ अ क्राइम, आप गिल्टी होते हैं ऑफ अ क्राइम। ही इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट, शी इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट। ठीक है, आप गिल्टी होते हैं किसी चीज़ के लिए, ऑफ। ठीक है, यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, ऑन नहीं होगा, ऑफ मर्डर, यू फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर द अक्यूज्ड मैन वर सेंटेंस, फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर द अक्यूज्ड मैन वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखिएगा यू आर गिल्टी ऑफ अ क्राइम, आप गिल्टी होते हैं ऑफ अ क्राइम, गिल्टी ऑफ समथिंग, यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ समथिंग, ना कि ऑन। ठीक है, ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन कीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वॉज एंग्री ऑन मी। अब यहाँ पर प्लीज़ याद रखिएगा यू आर एंग्री एट समथिंग, आप एंग्री होते हैं एट समथिंग। ठीक है, जैसे आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, एट योर बिहेवियर आई एम एंग्री। बट आप किसी से, समवन से आप एंग्री होते हैं, यू आर एंग्री विद समवन। ठीक है, today he revealed the fact that he was angry with me, he was angry with me, you are angry with a person, he was angry with me because I had not helped him। तो यहाँ पर प्लीज़ याद रखिएगा आप एंग्री होते हैं at something but you are angry with someone, आप एंग्री होते हैं at something but you are angry with someone। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए ताकि हम जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। He looked upon me level-eyed for few moments before he started speaking. He looked upon me level-eyed for a few moments before he started speaking। ठीक है, अब यहाँ पर प्लीज़ याद रखिएगा यू लुक एट, देखना। ठीक है, जो आपका देखना होता है ना बच्चे, वो देखने के लिए हम लुक एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यू लुक एट समबडी और समथिंग, यू लुक्ड एट हर, यू लुक्ड एट द पिक्चर, यू लुक्ड एट हर, यू लुक्ड एट द पिक्चर, एट द फोटो और एट द पिक्चर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि यू लुक एट, ही लुक्ड अपॉन मी नहीं होगा, ही लुक्ड एट मी होगा, ही लुक्ड एट मी लेवल आइड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्टार्टेड स्पीकिंग। ठीक है, ही लुक्ड एट मी हो जाएगा, ये आपने यहाँ पर ध्यान देना है, ही लुक्ड एट मी हो जाएगा, इस चीज़ का आपने खास ध्यान देना है। ठीक है, फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन दैन द ब्लैक वन। द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन दैन द ब्लैक वन। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन टू द ब्लैक वन। क्या होगा यहाँ पर, टू द ब्लैक वन, क्योंकि यहाँ पर प्रेफर के साथ हमने कहा था कि हम टू का प्रयोग करेंगे, बट सिर्फ इन्फिनिटिव्स के केस में हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम इसके साथ दैन का प्रयोग करेंगे केवल इन्फिनिटिव्स के केस में। ठीक है, अब यहाँ पर हम एंड करेंगे और इसे डेफिनेटली कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे आने वाली क्लासेस में आपका एक वोकैब का क्रैश कोर्स है 2 क्लासेस के लिए, और साथ ही साथ में आपके फॉरेन वर्ड्स कवर हो रहे हैं, तो उसे
डेफ़िनेटली अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के लिए वोकैब अच्छी तरह से कवर हो जाए। यदि कोई भी डाउट आपको आ रहा होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि एग्ज़ाम से पहले आपको कोई परेशानी हो रही है, किसी भी तरह का डाउट हो रहा है, तो आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रीमियर पे वीडियो है। तो यदि किसी भी तरह की आपको परेशानी हो रही है तो आप लिख सकते हैं, और कोई भी अगर अन्य मुश्किल आ रही है तो डेफ़िनेटली उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और साथ में इंश्योर कीजिएगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बनाए रख रहे हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने मॉक्स को सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी तरह से मोटिवेटेड रहिएगा और आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आई एम श्योर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख के आएंगे। धन्यवाद।